हेलो गाइज, कैसे आप सभी विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में लेके आ रहे हैं आपके लिए फर्स्ट टॉपिक, विक्रम अनुपात के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल। चलिए स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा समझने का हम प्रयास करें। निम्न आंकड़ों की सहायता से विक्रम अनुपात के नियम को सिद्ध कीजिए। कुछ हमको आंकड़े दिए हैं, कुछ डाटा दे रखे हैं। 3 डाटा दे रखे हैं, ए, बी और सी के रूप में। पहला डाटा हमको कह रहा है कि फास्फोरस क्लोराइड एक यौगिक है, उसमें फास्फोरस 22.57% और क्लोरीन 77.43% है। क्लोरीन कितना है? 77.43%। स्टूडेंट, फॉस्फीन की चर्चा अगर हम करें, दूसरा हमको यौगिक दिया, फॉस्फीन दिया। फॉस्फीन में फास्फोरस 91.18% है और हाइड्रोजन 8.82% है। स्टूडेंट्स, हमको तीसरा डेटा दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में हाइड्रोजन 2.77% है, क्लोरीन 97.2% है। स्टूडेंट्स, ये डेटा है। अब मुझे इसको विक्रम अनुपात के नियम के अनुसार सेट करना था, तो मैंने इसके लिए पहले एक डायग्राम प्रिपेयर किया, जिससे ये जो डाटा है उनको मैंने एक पर्टिकुलर मैनर्स में डिस्प्ले किया आपके लिए। मैंने पहला तत्व हाइड्रोजन माना, दूसरा तत्व मैंने क्लोरीन माना। तो इन प्रथम तत्व और द्वितीय तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ तीसरा तत्व फास्फोरस संयोग करता है, और जब फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो फोस्फीन नाम का एक यौगिक बनाएगा। इस फोस्फीन में फास्फोरस और हाइड्रोजन की परसेंटेज मैंने लिख दी। ऐसे ही क्लोरीन जब फास्फोरस से क्रिया करेगा तो PCl3 बनाएगा, और PCl3 में फास्फोरस और क्लोरीन की परसेंटेज स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दी। अब देखिए, विक्रम अनुपात के नियम को कैसे समझाना है। स्टूडेंट्स, ये जो दोनों यौगिक है ना, इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन और क्लोरीन, उन दोनों का अनुपात प्रथम व दूसरे तत्व के द्रव्यमान के अनुपातों के तुल्य होना चाहिए। मतलब जैसे मैं कहूं, प्रथम और द्वितीय तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात आ रहा है 97.23 और 2.77, और इसको भी अगर आप शॉर्ट कर दोगे, 2.77 का भाग दे दोगे 97.23 में, तो ये अनुपात आ रहा है 35.5:1। तो विद्यार्थियों, प्रथम और द्वितीय तत्व से बने अणु में क्लोरीन व हाइड्रोजन का अनुपात है 35.5:1। तो बच्चों, हमको यही अनुपात इन दोनों अणुओं में तुल्य कर देना है, तो हम कह देंगे कि विक्रम अनुपात के नियम की पुष्टि हो गई, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए, तो हम इस बात को सिद्ध करके बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, फोस्फीन में 91.18 ग्राम, परसेंट को आप यहाँ ग्राम में बदल सकते हैं। तो मैं आपको एक लैंग्वेज समझा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम क्लोरीन और हाइड्रोजन का अनुपात निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन का अनुपात हमारा फिक्स है। अब हम इसमें तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है फास्फोरस, लेकिन इसमें फास्फोरस किससे क्रिया कर रहा है? क्लोरीन से। तो देखो, लैंग्वेज को हमको कैसे सेट करना पड़ेगा, कैसे अनुपात हम निकाला करते हैं। फोस्फीन में फास्फोरस के 91.18 ग्राम, हाइड्रोजन के 8.82 ग्राम से क्रिया करता है। बिल्कुल सत्य बात है, लिखा हुआ है इसमें ऐसा। तो फास्फोरस क्लोराइड में फास्फोरस के 22.57 ग्राम कितने ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा? तो फिर लिखा हमने, अतः 22.57 ग्राम फास्फोरस की क्रिया से प्राप्त हाइड्रोजन की मात्रा, मतलब इसने इससे तो क्रिया कर ली, लेकिन ये फास्फोरस
कितने ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, क्लोरीन है। तो इस फास्फोरस की हाइड्रोजन की मात्रा से क्रिया करने वाली जो मात्रा है वो ऐसे निकालेंगे, 8.82 डिवाइड बाय 91.8 इंटू 22.57। स्टूडेंट्स इसको आप काटिए, सोल्व करिए, तो आपका रिजल्ट आएगा 2.18 ग्राम। कितना आएगा बच्चों? 2.18 ग्राम। अब स्टूडेंट्स इससे इससे और इससे आप क्या निकाल चुके हैं? हाइड्रोजन की मात्रा निकाल चुके हैं, और क्लोरीन की मात्रा पहले से दे रखी है 77.43, तो हाइड्रोजन की मात्रा आएगी 2.18 ग्राम। अब हम इनका अनुपात देख लेते हैं। अतः इन दोनों में फास्फोरस से क्रिया करने योग्य क्लोरीन व हाइड्रोजन की मात्रा का अनुपात, स्टूडेंट्स इनकी मात्रा का अनुपात, क्लोरीन कितना है? 77.43%, यानी कि 77.43 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना है? 2.18 ग्राम। स्टूडेंट 2.18 से 77.43 को काटोगे तो 35.5 ग्राम आएगा, और यहाँ एक रह जाएगा। तो विद्यार्थियों इन दोनों अणुओं में PH3 और PCl3 में क्लोरीन और हाइड्रोजन का अनुपात वही होता है जो कि प्रथम व दूसरे तत्वों से बने अणु में होता है। तो बच्चों यही विक्रम अनुपात का नियम है। स्टूडेंट कंसेप्ट समझना, बस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल भी आपको 100% समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो डेटा है इसे ट्राइंगल में एक्सप्रेस करना सीखिए आप। अगर आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का जो परमाणु का अनुपात है वो जो तीसरा तत्व है उनसे बने अणुओं में परमाणु का अनुपात जो आएगा, अगर वो दोनों बराबर है तो आप कह देंगे कि ये विक्रम अनुपात के नियम का पालन करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके चलिए बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइज, अब चलते हैं हम नेक्स्ट नियम पर, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगला नियम हमारा जो है वो है गेलू-सेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। 1808 में दिया था ये नियम गेलू-सेक ने। अगला नियम क्या है? गेलू-सेक का, ये 5वें नंबर का नियम है स्टूडेंट्स, गेलू-सेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। विद्यार्थियों गेलू-सेक का जो गैसीय आयतन संबंधी नियम है, इनके नियमानुसार ये क्या कहते हैं बच्चों? इनके नियमानुसार किसी गैसीय अभिक्रिया में जब क्रियाकारकों के अनुपात, क्रियाकारकों के आयतनों के अनुपात या सभी क्रियाकारक गैसीय क्रियाकारक है तो इनके आयतनों के अनुपात एक सरल अनुपात में होते हैं। यदि उत्पाद भी गैस हो तो उत्पाद का अनुपात भी इन क्रियाकारकों के आयतनों के अनुपात में सरल अनुपात में होता है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तब ये नियम समझ में आएगा। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेता हूँ। H2 गैस, Cl2 गैस, और इससे बन गया 2HCl गैस। अब स्टूडेंट्स ये नियम क्या कह रहा है कि समान ताप दाब पर यदि गैसें समान है, यदि क्रियाकारक भी क्या है? गैसें हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात होगा। मीन्स ये एक आयतन है, ये एक आयतन है, तो इनके
इनका अनुपात क्या है अभी 1:1 है। लेकिन अब गैस, यहाँ उत्पाद भी गैस है, तो ये आयतन कितना हो जाएगा 2 आयतन। तो इन तीनों का सरल अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात 1:1:2, 1:1:2। तो बच्चों इस नियम अनुसार समान ताप व दाब पर क्रियाकारक यदि गैसें होती है तो उनके आयतनों का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। लेकिन उत्पाद भी यदि गैस हो तो यह क्रियाकारकों के आयतनों के अनुपात के साथ सरल अनुपात में प्राप्त होता है। जैसे पहले 1:1 में यह सरल अनुपात था, लेकिन उत्पाद भी गैस होने के कारण इनका सरल अनुपात क्या हो गया 1:1:2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और इससे बन गया 2 अमोनिया गैस। स्टूडेंट्स क्योंकि रूल ही हमारा क्या है गैसीय आयतन संबंधी नियम है, तो गैसीय आयतन संबंधी नियम में तो हम गैसीय प्रक्रियाओं को ही इम्पोर्टेंस देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका एक आयतन है, मुझे कहाँ से पता चल रहा है कि एक आयतन है, इन अणुओं के सामने जो संख्या लिखी रहती है वो आयतन के रूप में व्यक्त की जाती है। अब जैसे मुझे इसका लिखना है H2 गैस है, तो यहाँ कितने लिखे हुए हैं संख्या में 3 लिखे हुए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3 आयतन, और यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 2 आयतन। तो स्टूडेंट्स इनका सरल अनुपात व्यक्त करेंगे तो इनका सरल अनुपात क्या होगा 1:3:2 हो जाएगा, 1:3:2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटा सा नियम अपना गैसीय आयतन संबंधी नियम गेलुसेक का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम इसके बारे में लिखे बच्चों, चलिए लिखते हैं, लिखो स्टूडेंट्स। इस नियम अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती है, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो एक सरल अनुपात होता है। जब गैसें आपस में संयोग करती है तो एक सरल अनुपात होता है, और यदि उत्पाद भी गैस हो, और यदि उत्पाद भी गैस हो तो उनका क्रियाकारी गैसों के आयतन, तो उनका क्रियाकारी गैसों के आयतन के साथ भी सरल अनुपात होता है। तो उनका क्रियाकारी गैसों के साथ भी सरल अनुपात होता है। ओके बच्चों, अब आप इन दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, यही गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। नोट कर लीजिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा, बहुत सिंपल नियम था गेलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। स्टूडेंट 5वें नंबर का नियम था। अब हम चलते हैं 6ठे नंबर के नियम पर। 1811 में ये नियम दिया गया 6ठा नंबर का, जिसका नाम है आवोगाद्रो का नियम। में आवोगाद्रो ने ये नियम दिया था बच्चों, और इनका स्टेटमेंट सुनिए। इन्होंने क्या कहा था, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। स्टूडेंट्स इनका स्टेटमेंट सुनिए सभी।
समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। जैसे कोई एक बॉक्स है, इसमें कुछ गैसें रखी हुई है, तापमान और दाब समानता, ताप और दाब समानता, और पात्र का आयतन निश्चित था, यानी कि आयतन भी निश्चित था। जब इसमें ना कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना कोई प्रेशर लगा रहे हैं, और आयतन भी इनका अगर समान है, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, इनमें मिलने वाले अणुओं की संख्या पहले भी 100 थी और अब भी 100 ही रहेगी। तो ऐसा ये कहना चाहते हैं। लेकिन इसी समय बर्जीलियस वैज्ञानिक ने भी अपना एक नियम दिया था। बर्जीलियस वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है। अब इन दोनों में से कौन सा वैज्ञानिक सही है, इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। हम एक अभिक्रिया से संबंधित बात करते हैं, तब जाकर हमको वैज्ञानिक की सत्यता का पता लगेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया, H2 गैस Cl2 गैस से बना रहे हैं 2HCl गैस। ओके बच्चों, हम यहाँ एक आयतन H2 गैस का ले रहे हैं और एक आयतन Cl2 गैस का ले रहे हैं। तो बच्चों ये दो आयतन बन जाएगा HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। ये हाइड्रोजन क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं। स्टूडेंट्स ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्टूडेंट्स अगर हम इनको एक आयतन में, अगर हम इसको n आयतन के रूप में व्यक्त करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे, n आयतन, इससे कितना आयतन बन जाएगा, जस्ट 2n आयतन। स्टूडेंट्स यदि हम इनको परमाणु के रूप में व्यक्त करें, यानी कि एक परमाणु मिलके क्या बना दे, दो परमाणु बना दे, ठीक है ना। लेकिन हम इसको ऐसा व्यक्त करें कि आधा परमाणु बराबर एक परमाणु, तो डोल्टन नाम का वैज्ञानिक नाराज हो जाएगा कि भला कभी परमाणु को विभाजित किया जा सकता है क्या, कि आधा आधा परमाणु मिलकर एक परमाणु बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। आवोगाद्रो ने कहा था कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। लेकिन ये किसकी परिकल्पना है, बर्जीलियस की। ये बर्जीलियस की परिकल्पना है, वैज्ञानिक बर्जीलियस। ये बर्जीलियस की परिकल्पना के अनुसार क्या होता है कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। लेकिन आधा परमाणु मिलकर क्या एक परमाणु बनाएगा, यानी कि परमाणु का विभाजन हो रहा है। तो डोल्टन का परमाणु सिद्धांत ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि डोल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। लेकिन इस कंसेप्ट को यदि हम जब अप्लाई करेंगे किसके लिए, आवोगाद्रो के लिए, तो हमको कुछ नहीं करना, यहाँ एक अणु मिलकर क्या बनाना है, दो अणु करना है, और आधा अणु मिलकर एक अणु बना देना है। तो बिल्कुल आधा अणु एक परमाणु के बराबर होता है, आधा अणु एक परमाणु के बराबर होता है। लेकिन आधा परमाणु एक अणु के बराबर नहीं होता है, आधा परमाणु एक अणु के बराबर नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने परमाणु और अणु की परिभाषा दी। परमाणु और अणु की परिभाषा को वापस से इन्होंने बताया। आवोगाद्रो के अनुसार परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है। आवोगाद्रो के अनुसार तत्व का छोटा से छोटा कण परमाणु कहलाता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। जबकि अणु पदार्थ का छोटा कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में
स्वतंत्र रूप से भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में किससे लेता है? स्वतंत्र रूप से भाग लेता है। स्टूडेंट्स, ये प्रक्रिया दो वैज्ञानिकों के बीच की अवधारणाएं पैदा कर देता है। बर्जीलियस ने क्या कहा, अवोगाद्रो ने क्या कहा। तो बर्जीलियस के स्टेटमेंट को खारिज कर दिया और खारिज करके नई संकल्पना पैदा की थी अवोगाद्रो वैज्ञानिक ने। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लिखेंगे तब हमारा माइंड वापस से क्लियर होगा। चलिए लिखते हैं बच्चों, अवोगाद्रो का नियम। आप टॉपिक डाल दीजिए, लिखिए इसमें, इनके अनुसार समान ताप व दाब पर, इनके निम्नानुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। यही अवोगाद्रो का नियम है। यही अवोगाद्रो का नियम है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, बर्जीलियस के नियमानुसार, स्टूडेंट नाम देख लीजिए, बर्जीलियस के नियमानुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या समान होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आप लिखिए उदाहरण लिखिए। बर्जीलियस के अनुसार जब हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है तो H2 व Cl2 गैस के आधे आधे परमाणु एक यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। आधे आधे परमाणु एक यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं जो कि डाल्टन के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं क्योंकि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, जबकि बर्जीलियस की संकल्पना में आधा परमाणु प्रयुक्त किया जा रहा है। आधा परमाणु प्रयुक्त किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे कैसे नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, ये तो बर्जीलियस के अनुसार हमने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है। चलिए हम अब इसी बात को समझाते, किसके अनुसार? अवोगाद्रो के अनुसार। तो हम अब अवोगाद्रो के अनुसार समझा देते हैं आपको। तो अवोगाद्रो के अनुसार जहाँ जहाँ परमाणु आया है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? अणु कर देंगे बच्चों। इसी एग्जाम्पल में जहाँ जहाँ परमाणु आया है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? अणु कर देंगे। यानी कि एक अणु जिससे क्या बन जाएंगे? 2n अणु बन जाएंगे। और आधा अणु मिलकर क्या बना देंगे? एक अणु का निर्माण कर देंगे। तो आधा अणु एक परमाणु के बराबर होता है बच्चों। आधा अणु किसके बराबर होता है? एक परमाणु के तुल्य होता है। तो ये स्टूडेंट्स बर्जीलियस की संकल्पना हो गई।
नहीं, आवोगाद्रो की संकल्पना हो गई, तो आप ऐसे लिख लीजिए, आवोगाद्रो के अनुसार, लिखिए नेक्स्ट लाइन से, आवोगाद्रो के अनुसार आधा अणु हाइड्रोजन गैस, आधा अणु Cl2 गैस से क्रिया करके एक अणु हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का बनाएगा, एक अणु हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का बनाएगा। अब बच्चे इसको नोट कर लीजिए कैसे कैसे ही। चलिए बच्चों, अब इन इन टॉपिकों से आवोगाद्रो ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, उनकी अनुप्रयोग क्या है, आवोगाद्रो के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या निकले, चलिए रिजल्ट क्या क्या निकले, तो हम कुछ अप्रोच से डिटेल में चर्चा करते हैं आपसे। आवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग, आवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग तो इन्होंने परमाणुकता के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में जानकारी दी? परमाणुकता के बारे में जानकारी दी। क्या होती है भाई ये जानकारी दी? तो परमाणुकता होती है किसी गैसीय अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, किसी गैसीय अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाती है। अब आप सब जानते हैं, जैसे H2 गैस है, Cl2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, F2 गैस है, Cl2 गैस है, तो इन सभी की परमाणुकता बच्चों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी गैसीय अणु में उपस्थित जो परमाणु की संख्या है वो किससे ज्ञात कर सकते हैं? अपन आवोगाद्रो के नियम के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको परमाणुकता की जानकारी मिली। बच्चों, इन्होंने परमाणु और अणु को परिभाषित किया, परमाणु व अणु की को परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया? कि परमाणु तत्व का छोटा सा कण है, छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले भी सकता है, ले भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अणु पदार्थ का, लेकिन अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। जो अभिक्रियाओं में, जो अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रह सकता है, रहता, जो अभिक्रियाओं में स्वतंत्र रहता है। तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने
परमाणु और अणु को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इनको दोनों को आप नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में हम आपके लिए इन अवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग के कुछ स्टेटमेंट लेके आएंगे, जैसे जो गैसों का अणुभार होता है वो वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, इसको हम सिद्ध करके बताएंगे। और हम बताएंगे आपको कि 1 मोल गैसीय पदार्थ का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर के तुल्य होता है, इसको भी हम आपको सिद्ध करके बताएंगे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय। एंड स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों।